दोस्तों नमस्ते। आज एक नई क्लास में शुरुआत है आपकी। और आज ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है और आपका रिस्पांस बहुत शानदार है। उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्लास को नोट्स बना के भी पढ़ रहे हैं और कुछ विद्यार्थी पीडीएफ से भी पढ़ रहे हैं। तो आपको जैसा भी उचित लगे आप पढ़ते रहिए। और बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रश्न था कि इस क्लास को हम किस परीक्षा के लिए पढ़ें। तो चाहे आप राजस्थान पुलिस की कर रहे हो ना, तो भी ये क्लास उपयोगी है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो तो भी क्लास उपयोगी है। चाहे आप आरएस की कर रहे हो तो भी क्लास उपयोगी है। क्योंकि जहां भी आपका राजस्थान इतिहास लगता है ना, आपकी कोई भी परीक्षा में, और लगभग राजस्थान इतिहास लगभग होता ही होता है। तो ये कॉमन क्लास है। थोड़ा प्रश्नों का लेवल डिफरेंट हो सकता है, परंतु हमको नया सीखना है। इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ आप इस वीडियो को देखना, तो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा ही काम आएगा। और कुछ नई सीखने की जो जिज्ञासा होगी ना, वो हमारे लिए फायदेमंद भी है और हम कुछ अलग करने की तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने इतने ओल्ड प्रश्न हल कर लिए हैं कि अब वापस ओल्ड प्रश्न पढ़ने का कोई मुझे सेंस लगा नहीं है। तो आज एक तीसरी क्लास है और जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ रहे हैं ना, वो पिछली 2 क्लास देख के आना, वरना इस क्लास का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न देखना, हल करते हैं आज के पहले प्रश्न। इस प्रश्न को देखना, ज्यादा इस प्रश्न के बारे में नहीं सोचना है। एक ही बात इस प्रश्न की ध्यान रखनी है कि और लगभग इस शिलालेख में और अन्य कोई जानकारी कोई विशेष मुझे लगी नहीं। मुझे लगा कि आरपीसी का पैटर्न ऐसे प्रकार के प्रश्नों के हैं, 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं, तो क्या पता हमारे दिमाग में ये बात रखनी है कि इग्नोडा का शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है। ठीक है, तो वो हो जाएगा गुर्जर प्रत्याहार है। और गुर्जर प्रत्याहार का एक नाम याद रखना, पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल, ठीक है, पृथ्वीपाल आप जरूर दिमाग में रखना कि इस शासक के बारे में इग्नोडा शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है और ये गुर्जर प्रतिहार का अधीन है। सिर्फ आप इतनी सी बात अपने कॉपी में नोट लगा के एक लाइन लिख लेना कि इग्नोडा का शिलालेख गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है और पृथ्वीपाल इसके अंदर नाम हमें मिलता है। ठीक है, इतना ही शिलालेख के बारे में महत्वपूर्ण है, अन्य इसकी कोई जानकारी उपयोगी लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को थोड़ी समझने की व्यवस्था करना। ठीक है, नाडोल के लेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है। नाडोल के लेख के बारे में पहले प्रश्न एक प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने कंप्लीट इस शिलालेख को करवाया है ताकि आपका आगामी कोई प्रश्न नया बनता है तो वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये लेख नाडोल के पार्वती मंदिर में लगा हुआ है, तो ये कथन पहला ही कथन गलत हो जाएगा। पार्वती मंदिर में नहीं है, वो है सोमेश्वर मंदिर में। सोमेश्वर मंदिर में, ठीक है, ये थोड़ी आप दिमाग रखना, सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर में ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। ये लेख महाराज धीराज रायपाल देव के नाम का उल्लेख करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। महाराज धीराज रायपाल का नाम का ये उल्लेख करता है। ये ग्रामीण व्यवस्था में पूर्ण लोकतांत्रिक स्थापित की सूचना मिलती है। ये लाइन आप इंपॉर्टेंट लगाना इस शिलालेख में कि ग्रामीण व्यवस्था में पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्था की सूचना देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो वो नाडोल का अभिलेख है। देखो इसमें जानकारी दी गई है कि ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत और पंचायत की जो सभा होती है, ठीक है, और सभा में निर्णय कैसे होते थे, स्वतंत्र रूप से निर्णय होते थे। ठीक है, तो ये लाइन इस शिलालेख में लिखी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वशासन था बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से था, किसी पर भी कोई प्रतिबंध, कोई दबाव, कोई गुलामी वाली ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये पूर्ण लोकतंत्र स्थापित की सूचना मिलती। ठीक है, ये लेख श्रेणी व्यवस्था को स्पष्ट विवरण देता है। ये भी ठीक कथन है, क्योंकि जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे ना, प्राचीन भारत में हम जब दक्षिण के या फिर पूर्व मध्य काल जो राजपूत युग कहलाता है, वहां जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम वहां पढ़ते हैं श्रेणी व्यवस्था पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, श्रेणी व्यवस्था पढ़ते हैं। और ये श्रेणी व्यवस्था मुख्यतः किसकी होती है, व्यापारियों का संघ होता था। ऐसा कहूं कि व्यापारियों का संगठन भी कह सकते हैं। व्यापारियों का क्या था, ऐसे संगठन थे, ऐसी श्रेणी व्यवस्था बनाई गई थी जिनके द्वारा ही व्यापारियों का आयात या निर्यात किया जाता था। तो प्राचीन काल में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था।
तो श्रेणी व्यवस्था का भी स्पष्ट विवरण यहाँ मिलता है। तो ये शिलालेख महत्वपूर्ण रहता है और ये लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगी, इसलिए आप इस चीज को भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये पार्वती मंदिर में नहीं है, ये सोमेश्वर मंदिर में लगा हुआ है। ये कथन इसका क्या हो जाएगा, एसएटी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैंने इस प्रश्न को स्पेशल ही बनाया है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आगे बन चुके हैं। ठीक है ना, और कल भी मैंने इस क्लास से सेकेंड क्लास में मैंने एक लास्ट प्रश्न करवाया था, वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था कि मैं बिजोलिया शिलालेख को 2 या 3 प्रश्नों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो समझना भी चीज को कि बिजोलिया शिलालेख के बारे में कौन सा कथन ऐसे। ठीक है, अब ऐसे कथन पूछ रहा है बिजोलिया शिलालेख के बारे में। ठीक है, तो स्पेशली हम देखते हैं कि बिजोलिया शिलालेख का संबंध किसके हैं, चौहानों से। ठीक है, पहली चीज तो आप ये दिमाग रखो कि चौहान कौन से, सांबर के और अजमेर के। ठीक है, सांबर और अजमेर के चौहानों के बारे में ये बिजोलिया शिलालेख जानकारी देता है और कथन देखना ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, ये चौहानों को वस्त्र गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। स्टार लगा के ये लाइन लिख लेना और लगभग परीक्षाओं में ये लाइन पूछी जा चुकी है कि चौहानों को वस्त्र गोत्र के ब्राह्मण कौन सा शिलालेख बताता है, तो बिजोलिया शिलालेख है, ध्यान रखना। और बिजोलिया के आसपास के पठारी भाग को उत्माद्रिक कहा जाता है, उत्माद्रिक कहा जाता है, कहा जाता है। यह भी कथन सही है क्योंकि वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, उपरमाल, उपरमाल कहते हैं। और उपरमाल में हम कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है उपरमाल जागीर के द्वारा, वहां से लगभग ये जुड़ा हुआ है। तो उत्तरादी वर्तमान में क्या कहलाता है, उपरमाल कहलाता है। और बिजोलिया शिलालेख में इसकी हमें जानकारी। ठीक है, इस लेख में भूमि अनुदान डोहली का उल्लेख मिलता है। ये लाइन आप स्टार लगा के 1 लाख रुपए की लाइन आप नोट लगा के लिख लेना इस चीज को कि डोहली अनुदान का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है, तो वो बिजोलिया शिलालेख अभिलेख है। ठीक है, इसके रचयिता गुणभद्र, उत्कीर्णकर्ता गोविंद और लेखक केशव था। ये भी लाइन आप अपने नोट्स में या लिख लेना। 3 अलग अलग नाम है, मुख्यतः इसके रचयिता याद रखना, गुणभद्र इसका रचयिता। ठीक है, तो कथन देखना, ये लेख मूलतः जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, श्वेतांबर नहीं है बल्कि कौन सा है, दिगंबर। कौन सा है, दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। और इस शिलालेख में एक बात लिखी हुई है कि जैन साधु का नाम मिलता है लोलाक। लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, लोलाक करवाता है चित्तौड़ में। लगभग चित्तौड़ में यह लगभग सूचना मिलती है कि पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, लोलाक करवाता है। और ये लोलाक कौन था, ये दिगंबर संप्रदाय का था, ना कि श्वेतांबर संप्रदाय का। और इसमें एक लाइन और स्पष्ट लिखी है कि ये लेख मूलतः दिगंबर संप्रदाय का है। ये चीज आप दिमाग में रखना, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और अगर हम इतना सीख लेंगे ना, प्रश्न को हल करने का तरीका सीख लेंगे और वर्तमान पैटर्न को समझ लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परीक्षा हो, कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप, है ना। तो इतना आपने समझ लिया, दिगंबर से संबंधित है, ये आप दिमाग में एक बात रखना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सही कथन नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न देखो, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख में प्राचीन नगरों के अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें से कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि बिजोलिया शिलालेख में प्राचीन नगरों के नाम अनेक नाम मिलते हैं, जिसमें से सही नहीं पूछ रहा। ठीक है, जालोर का जबालीपुर बिल्कुल सही है, भीनमाल का मंडलपुर, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि भीनमाल का नाम इसमें क्या मिलता है, श्रीमान। क्या नाम मिलता है, श्रीमान मिलता है। और मंडलपुर किसके लिए नाम होता है, मांडलगढ़ के लिए। मांडलगढ़ के लिए मंडलपुर नाम मिलता है। और भीनमाल के लिए कौन सा नाम मिलता है, श्रीमान नाम मिलता है। तो आप स्टार लगा के ये तो जरूर, ये थोड़ा कठिन हो सकता, बाकी तो सब बेसिक है ना। बिजोलिया विंध्यालय नाम मिलकर बिल्कुल सही है।
दिल्ली का नाम मिलता है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार सांभर का भी नाम मिलता है, इसी प्रकार नागौर का भी नाम मिलता है। तो मुझे वो ज़्यादा उपयोगी लगे नहीं थे, ये 2-3 नाम मुझे जो उपयोगी लगे मैंने इनका आपको प्रश्न बना दिया है। और श्रीमाल वाला तो आप जरूर ही दिमाग में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को देखना और समझना वर्तमान की। मैं इसको प्रश्न को वर्तमान में लेके जोड़ के चलूंगा। देखो हम पढ़ते हैं कि कोटड़ी व्यवस्था, ठीक है, दिमाग में आप रखना कि कोटड़ी व्यवस्था पढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न बनता है कि 12 कोटड़ी का संबंध किस रियासत से है। तो हम पढ़ते हैं 12 कोटड़ी, ठीक है, 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी का संबंध हम पढ़ते हैं आमेर से, ठीक है, आमेर के कछावा राजवंश, ठीक है, कछावा वंश, ठीक है। कछावा वंश का शासक था पृथ्वीराज, ठीक है। पृथ्वीराज क्या करता है, अपने 12 पुत्र होते हैं, 12 पुत्रों का राज्य का बंटवारा करता है, 12 भागों में करता है और उसको कहते हैं कि 12 कोटड़ी की व्यवस्था, ठीक है। तो देखना कि जयपुर में भी है और कोटा में भी 12 कोटड़ी की व्यवस्था थी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जयपुर में भी, कोटा में भी 12 कोटड़ी की व्यवस्था थी। तो प्रश्न कह रहा है कि जयपुर और कोटा राज्य में कोटड़ी सामंतों के गांव का विभाजन की प्रथा का उल्लेख मिलता है, ऐसा ही उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है, ठीक है ना। ये प्राचीनतम की बात हो गई कि कौन सा शिलालेख ऐसा शिलालेख है जो कोटड़ी व्यवस्था का वर्णन करता है। कोटा और जयपुर में तो थी ही थी, परंतु ऐसी व्यवस्था का उल्लेख कौन सा उल्लेख करता है, तो वो लुणुकशाही की परिस्थिति है। ये आप स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लेना, बहुत उपयोगी ये प्रश्न है, ठीक है। लुणुकशाही की परिस्थिति में कोटड़ी व्यवस्था से संबंधित हमें सूचना की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो स्टार लगा के इस चीज को आप कर लेना, है ना। अगला प्रश्न देखो, ये चिरवा का शिलालेख कितनी बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है और आज आप इसको यही क्लियर कर लेना, आगे आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए अगर चिरवा का शिलालेख संबंधित कोई प्रश्न बनता है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। तो ये लेख वागेश्वरी की आराधना से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है। वागेश्वरी सरस्वती के उपनाम से लगभग जानते हैं कि वागेश्वरी की आराधना से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही कथन है। इस लेख की रचना रतन प्रभ सूरी ने की थी, जबकि उत्कीर्णकर्ता पार्श्व चंद्र था, ये भी बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। इस लेख में गुहिल वंश के बप्पा और उसके वंश के जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ये भी कथन बिल्कुल सही कथन है, गुहिल वंश की जानकारी देता है चिरवा शिलालेख, ठीक है। इस लेख में कापालिक संप्रदाय के योगियों का उल्लेख मिलता है, ये कथन सही नहीं है, कापालिक नहीं थी, वो था पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय, संप्रदाय, ठीक है, पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है चिरवा शिलालेख में, परंतु कापालिक संप्रदाय का यहाँ कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो चिरवा शिलालेख में 12 महत्वपूर्ण चीज यही है कि मेवाड़ के गुहिलों के संबंधित ये जानकारी देता है और गुहिल भी बप्पा के जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के बारे में ये जानकारी देता है और पशुपाल संप्रदाय के योगियों का ये उल्लेख भी करता है, ठीक है। ये आप रतन प्रभ सूरी जरूर स्टार लगा के ये आप कॉपी में नोट लगा लेना, ये एक बार प्रश्न बन चुका है तो प्रश्न बढ़ने की ये संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को देखना आप, बहुत उपयोगी प्रश्न है और मुझे लगता है कि मेवाड़ के बारे में इतिहास के जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत मुझे ये लगा, क्योंकि रसिया की छतरी का लेख में प्राप्त विवरण में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो आज आप स्पष्ट ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ये 5 लाइन 4 लाइन अपनी कॉपी में ऐड कर लेना चिरवा शिलालेख से संबंधित, ठीक है। बप्पा जिसको हरित द्वारा स्वर्ण कंटक और राज्य प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ये सही कथन है और इस लेख में बप्पा द्वारा एक स्तंभ स्थापित करने की जानकारी मिलती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और इस लेख में गुहिल को बप्पा का पिता कहा गया है, ये कथन बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है। पिता नहीं कहा गया था, पुत्र कहा गया था,
पिता नहीं कहा गया था, पुत्र कहा गया था। तो ये कथन असत्य कथन हो जाएगा और यही लाइन इस शिलालेख की सबसे बड़ी कमी, ठीक है ना। देखो स्थापना कौन करता है, गोहिला, ठीक है ना, गोहिल नीति, ऐसा हम गोहिल भी पढ़ते हैं। गोहिल वंश की स्थापना करता है, गोहिल करता है। और गोहिल के बाद में कौन आता है, बप्पा आता है। गोहिल के बहुत समय बाद में बप्पा आता है। तो क्या कह रहा है, गोहिल को बप्पा का पिता कहा गया है, ठीक है ना। इस शिलालेख में पिता नहीं कहा गया है, पुत्र कहा गया, याद रखना, ठीक है ना। ये है गोहिल, और गोहिल को बप्पा का पुत्र कहा गया है। तो बप्पा का पुत्र तो बाद में आएगा भाई, सोचने वाली भी बात है। बप्पा का पुत्र तो बाद में आया, पर तो गोहिल तो क्या हो गया, गोहिल तो बप्पा का पिता खुद है, ठीक है ना। तो ये इस शिलालेख की सबसे बड़ी कमी है और इसी गलती की वजह से ये शिलालेख एक संगत, या ऐसा कहूं कि इसको ऐतिहासिक रूप से थोड़ा इसको कमजोर ये लाइन बना देती है। बाकी बहुत शानदार ये शिलालेख है। इस लेख में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि रशिया की छतरी की शिलालेख में दास प्रथा का भी हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस लाइन को आप ठीक कर लेना। लाइन ऐसे लिखी हुई है कि गोहिल को बप्पा का पुत्र कहा, ठीक है ना। अगर पिता कहता तो मुझे लगता है कि ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता, अगर वो पिता कह रहा, परंतु लेखक के द्वारा कुछ गलती हुई है या फिर किसी स्रोत के द्वारा ये गलती हुई है, ठीक है। स्टार लगा के आप इस चीज को लिख लेना, है ना। अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हरित ऋषि की अनुकंपा से बप्पा को राज्य और क्षेत्र की प्राप्ति हुई थी। हम बहुत बार ये किताबों में पढ़ते हैं कि बप्पा को राज्य हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था। बहुत किताबों में हम ये चीज पढ़ते हैं, परंतु ये चीज किस अभिलेख में लिखी हुई है वो हमारे लिए सबसे उपयोगी प्रश्न बनता है। और हरित ऋषि कहते हैं कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों में, आहड़ के आसपास क्षेत्रों में ये तपस्या कर रहे थे और इसी की अनुकंपा से कहते हैं कि ये गायें चराते थे। बप्पा भी गायें चराता था, तो दोनों की मेल मिलाप हुआ और इसके आशीर्वाद से बप्पा को राज्य मिला था। तो वो था अंचलेश्वर का लेख। वो कौन सा लेख है, स्टार लगा के आप इस चीज को अपनी कॉपी में नोट लगा लेना कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य प्राप्त हुआ। और इसका प्राथमिक स्रोत या कहूं कि इसका ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है, तो वो अंचलेश्वर का शिलालेख कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप थोड़े से देखना, ठीक है। कनाडा का शिलालेख किस राजवंश का उल्लेख करता है, तो आप स्टार लगा के इस एक वन लाइनर रूप में लिख लेना कि कनाडा का शिलालेख जोधपुर के राठौड़, और राठौड़ का पुत्र था मालदेव, ठीक है ना। मालदेव का एक पुत्र था, वाणपुर भी नाम मिलता है, वाणपुर या राणपुर, वाणपुर भी मिलता है, वाणपुर मिलता है, बहुत सारे अलग अलग किताबों में नाम मिलता है। परंतु करेड़ा का शिलालेख किस राजवंश से है, तो वो राठौड़ राजवंश संबंधित है और वो मालदेव के पुत्र के वाणपुर या वाणेश्वर के नाम से इसका पुत्र का उल्लेख मिलता है। आप इतना ही ध्यान रखना कि करेड़ा का शिलालेख का संबंध किससे है, राठौड़ राजवंश से है और वो मालदेव के पुत्र वाणपुर का उल्लेख करता है, ठीक है ना। वाणपुरी पूरी होगा शायद, मेरे अनुसार नाम मैं देख लेता हूँ एक बार। करेड़ा का शिलालेख है, ठीक है। देखो गलत बताने से अच्छा है कि आपको कंफर्म नाम बता दे, अच्छा देखने में कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर गलत बताते हैं और गलत बताने के कारण कहीं परीक्षा में ये नाम आपके गलती से भी गलत हो गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, मैं किताब इसके लिए हमेशा ही मैं आपको पढ़ता हूँ कि गोपीनाथ शर्मा की आती है, राजस्थान इतिहास के स्रोत किताब आती है। मेरे अनुसार स्रोतों पर इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है, पूरी ऑथेंटिक प्रमाणिक किताब है और इसमें से ही मैं आपके सारे प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक है। देखो हाँ वणवीर सही है, वणवीर का नाम मिलता है, मालदेव का पुत्र था। देखो आपको मैंने कहा था ना कि मंथन देव, जब प्रश्न बना था ना कि मंथन देव कहाँ शासन करता था,
मंथन देव, मैंने आपको बताया था पिछले कक्षाओं में राजौरगढ़ का शिलालेख अलवर के बारे में। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो ऐसा प्रश्न अभी भी बन सकता है कि कड़ाड़ा का शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो वो राठौड़ से है और राठौड़ के महादेव के पुत्र वणवीर का ये उल्लेख करता है। ठीक है, तो बहुत उपयोगी प्रश्न है, आप स्टार लगा के एक लाइन में इसको आप लिख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, आवाज तो शायद आ रही होगी, 1 मिनट में देख लेता हूं। आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस प्रश्न को आप देखना। अलवर राज्य में बड़गुजर वंश के राजाओं, ठीक है ना, तो ये भी देखो बहुत उपयोगी शिलालेख है। अलवर राज्य में बड़गुजर वंश के राजाओं आशवदेव का शासन का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है? तो मेरे अनुसार मैंने जितने भी अभी तक अभिलेख पढ़े हैं ना, जितने भी अभिलेख, बड़गुजर वंश का किसी भी अभिलेख में हमें नाम नहीं मिलता है, परंतु एक अभिलेख मुझे मिला जो बड़गुजर विद्यार्थी हैं इस वंश से, वो आप जरूर दिमाग में रखना कि मोचड़ी की बावली का लेख, मोचड़ी की बावली का जो लेख है वो बड़गुजर वंश से संबंधित है और इसे आशवाल देव नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आप अच्छा प्रश्न बन सकता है। बाकी बहुत कम किताबों में, बहुत कम शिलालेखों में ये बड़गुजर राजवंश का संबंध मिलता है। ठीक है, तो मोचड़ी की बावली का लेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये देखना, हम किताबों में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, परंतु हमें पता नहीं है कि ये मूल चीज कहाँ से ली गई है ना। गाइडों में हम ये चीज पढ़ते हैं कि महाराणा लाखा के द्वारा जोटिंग भट्ट को आश्रय देने के बाद का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? तो जोटिंग भट्ट क्या था? ये संस्कृत का विद्वान था, ठीक है ना, ये संस्कृत का विद्वान था। ठीक है, एक तो जोटिंग भट्ट था और एक और इसके अंदर नाम मिलता है भागभट्ट, ठीक है ना, भागभट्ट और जोटिंग भट्ट, ये दो नाम मिलते हैं। इन दोनों को संरक्षण देने वाला कौन था? वो राणा लाखा था। और इसका उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है? वो समाधीश्वर का लेख है। कौन सा है? समाधीश्वर का लेख है जो ये बात उल्लेख करता है। ठीक है ना, समाधीश्वर लेख हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ के शासकों के बारे में अच्छे से जानकारी देता है। ठीक है, तो आप ये दिमाग में रखना कि जोटिंग भट्ट को राणा लाखा के द्वारा जो आश्रय दिया गया था, जो एक कवि के रूप में थे, वो उसका उल्लेख इसमें मिलता है, तो वो समाधीश्वर लेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न। इसको देखना आप, सिंह ऋषि का शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? ये भी बहुत बार परीक्षा बन चुका है और ये तो आरपीसी का सबसे फेवरेट शिलालेख है जहां तक मुझे लगता है। और सिंह ऋषि का शिलालेख कौन सा कथन सही है, आप कंप्लीट इस चीज को समझना। इसकी रचना वाणी विलास योगेश्वर तथा सूत्रधार भन्ना था, बिल्कुल सही कथन है। ये लेख महाराणा मोकल के समय का है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, मोकल के समय का है। इस लेख में उल्लेख मिलता है कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया के हिंदुओं पर कर को हटाया था। ये भी लाइन स्टार लगा के लिख लेना, कहीं भी आपको कोई भी किताब में ये लाइन कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लाखा क्या करता है, जो काशी को, प्रयाग के, जो गया के हिंदू थे ना, वहां के लोगों को कर मुक्त किया था। ये लाइन यहाँ लिखी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, इस लेख में उल्लेख मिलता है कि फिरोज खान और अहमद को सैतर सिंह ने पराजित किया था। पराजित तो किया था, परंतु पराजित करने वाला कौन था? तो पराजित करने वाला कौन था? तो मोकल था। पराजित करने वाला कौन था? मोकल था, जबकि सैतर सिंह नहीं था। सैतर सिंह का इस लेख में उल्लेख जरूर मिलता है, परंतु हराने वाला फिरोज खान और अहमद को हराने वाला कौन था? वो राणा मोकल था। ठीक है, तो ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। एक तो मोकल के काल का याद रखना, लगभग मोकल ही था मेरे अनुसार, तो जहां तक मैंने अभी तक इसको पढ़ा है। ठीक है, और ये बात आप लाखा वाली बात, तो आप, मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए की बात है, आप ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, लगभग यही चीज है। हाँ ठीक है, हाँ मोकल ही, बिल्कुल हराने वाला कौन था? मोकल ही इसको हराने वाला था। सैतर सिंह का इसमें वर्णन जरूर मिलता है। ठीक है, तो ये लाइन
ये लाइन आप स्टार लगा के इस चीज को तो आप लिख ही लेना। कोई भी किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और श्रृंग ऋषि का शिलालेख का सीधा संबंध पूछते हैं किस शासक से है, तो वो मोक्कल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोक्कल से संबंधित है। ठीक है, तो ये बेस्ट है। अगला प्रश्न देखो। ये देखना, ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है ना, दिमाग में रखना। ये पदराड़ा का शिलालेख का प्रश्न बन चुका है, तो थोड़ी डिटेल मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। पदराड़ा का लेख मेवाड़ के किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा के काल का। ठीक है ना, तो स्टार लगा के आप ये लाइन अपने काफी में नोट कर लेना कि पदराड़ा का शिलालेख मेवाड़ से संबंधित है, और मेवाड़ के किस शासक से संबंधित है, तो महाराणा कुंभा से संबंधित। ठीक है, इस लेख में पता चलता है कि कुंभा ने राज्य प्राप्ति के बाद विद्रोहियों को दबाया था, ने की रणमल ने, जैसा कि जोधपुर ख्यातों में वर्णित है। ये भी लाइन स्टार लगा लिख लेना। बहुत कम ये किताबों में ये जानकारी मिलती है कि कुंभा ने जो राज्य प्राप्त करने के बाद जो वहां के विद्रोह को दबाया था, ने की रणमल। ठीक है ना, और जोधपुर ख्यातों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि विद्रोहियों को दबाने वाला कौन था? रणमल था। तो रणमल नहीं था, वो कौन था? कुंभा था। तो ये लेख इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, शासक याद रखना, और मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित है, ये आप दिमाग में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को भी आप थोड़ी समझने का प्रयास करना। ठीक है, ठीक है। रंगपुर प्रशस्ति 1439, ये भी आप डेट कौन सा कथन सही नहीं है, ये डेट भी दिमाग में रखना। कहीं बार क्या होता है कि शिलालेख दे देते हैं और शिलालेख से संबंधित तारीख भी दे देते हैं, ऐसा प्रश्न बनता है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप में मुख्य मुख्य शिलालेख हैं, जैसे शिलालेख बिजोलिया वाला है, श्रृंग ऋषि का शिलालेख है, नेमिनाथ की प्रशस्ति है, या फिर ऐसे रणमल वाला है। तो आप इनकी डेट जरूर याद रखना मेरे अनुसार। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। इस लेख में बप्पा से लेकर कुंभा तक की वंशावली, ये तो स्टार लगा के लिख लो। बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। प्रश्न बना था कि बप्पा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ की वंशावली किस शिलालेख में दी गई है। मैंने प्रश्न आपको करवाया था रणकपुर परिस्थिति के बारे में। ठीक है, यह लेख बप्पा और काल भोज को एक ही व्यक्ति बतलाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। एक नहीं बल्कि क्या करता है? अलग अलग। याद रखना, ये शिलालेख बप्पा और काल भोज, बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताता है, जबकि किताबों में हमें यही मिलता है कि बप्पा की उपाधि कौन सी थी? काल भोज की उपाधि थी। परंतु ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बतलाता है। तो कितनी बारीकियां हैं इस प्रश्न की, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, आगे देखो। कुंभा की इस लेख में बूंदी, गागरोण, चारसू, सरहानपुर, नागौर, मंडलगढ़ विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ये लाइन भी बहुत उपयोगी है। कुंभा के द्वारा जितने भी विजित क्षेत्र थे, उनका उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इस लेख में धरणा प्रथम सिरोही छोड़कर मेवाड़ आ जाने का उल्लेख मिलता है। धरणा प्रथम कौन था? ये था व्यापारी था। कौन था? ये व्यापारी था, और ये व्यापारी रहने वाला कहाँ का था? सिरोही का था। कहाँ का रहने वाला था? सिरोही का था। और कुंभा के काल में सिरोही को छोड़कर मेवाड़ में आकर रहने लगा था। तो ये भी जानकारी मिलती है। इस परिस्थिति के निर्माता देपाक थे। ठीक है ना, देपाक था, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और ऐसे पूछ रहा है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा एक नहीं बल्कि क्या है? अलग अलग व्यक्तियों का नाम दिया गया है कि बप्पा अलग है और कालभोज अलग है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लगभग आज के इतने ही प्रश्न होंगे। हाँ ठीक है, आज के इतने ही प्रश्न है, और उम्मीद है आप नया सीख रहे हो, और हो सके तो अपने आप साथियों को भी यहाँ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्तर कठिन है, परंतु कठिन हमें स्तर हमें झेलना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें अलग करना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। वरना भीड़ में शामिल हैं, जैसे वो पढ़ रहा है, जैसे हम भी पढ़ रहे हैं, तो फिर तैयारी करने का मजा नहीं है। इसलिए कुछ डिफरेंट करना है,
कुछ नया सीखना है और सीखने की ललक रखना तो आप अच्छा कर जाओगे। बाकी रणकपुर परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई पर्सन बाहर जाएगा, अगर पर्सन बना भी तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल ये लगभग 8 या 9 बजे रात को ये क्लास रहेगी, तो आप देखते रहिए।